नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि प्रीवियस सेशन में आपने सी सेट के जो है पेडागॉगी वाले पार्ट को आपने देखा था कि कैसे कैसे उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो इस क्रम में आपने सिंपली जो है पेडागॉगी वाले पार्ट्स को देखे, फिर इन्वायरमेंट वाले पार्ट को देखे, फिर हिंदी वाले पार्ट को आपको अब देखना है पार्ट 4 में। तो दोस्तों इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की बात है कि नॉर्मली लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने में सी सेट सीटीटी के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसा कि प्रीवियसली जब मैं पहले देता था एग्ज़ाम, तो उस समय में दिक्कत ये होती थी कि लैंग्वेज 1 को सेलेक्ट जो किया है, लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट किया है, तो इसमें याद रखिएगा कि जहाँ पे भाग 4 है वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों के भी पेपर होंगे, फिर भाग 5 में भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पेपर होंगे या और कोई लैंग्वेज के पेपर होंगे। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो याद रखिए कि जैसे आपको बुकलेट मिले उसमें पहले ही आप अपने एडमिट कार्ड से देख करके भाषा 1 का जो पार्ट है उसको आप पहले टिक कर लीजिए और भाषा 2 वाला जो पार्ट है उसको टिक कर लीजिए और तब जा करके पेपर को हल करिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो आपका भाषा 1 हिंदी वाला पार्ट है। तो इसमें आप देखोगे कि जो है पहला 91 से लेकर 99 तक गद्यांश वाले पार्ट दिए हैं। तो इसको भी आप समझने के लिए आप कैसे समझोगे इसको, तो याद रखिए दोस्तों कि इसमें जो है 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश मिला के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो है आपके क्या होते हैं, पेडागॉगी वाले पार्ट्स होते हैं, यानी शिक्षण अध्यापन कला वाले पार्ट होते हैं, या कि किस तरीके से बच्चे के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उस क्रम को हम शुरुआत करते हैं। तो पहला है जो आपका ये कौन सा पार्ट है, वो है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। यानी आप इसको आप देखते हैं, इसमें पहला आपका जो गद्यांश दिया हुआ है, आप देखोगे कि लिखा है आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। जो हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देखा जिसमें विकसित विज्ञान। तो याद रखिए कितने बड़े पैसेज को पढ़ने के लिए आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पे हमें किस प्रकार सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको आप कैसे करोगे। ठीक, तो इसको करने के लिए सबसे खास जरूरी चीजें हैं कि पहले इस पैसेज को आप जो है बार बार पढ़िए। ठीक, और इसमें जो बुलेट पॉइंट, जैसे विकसित विज्ञान पर हमने बुलेट लगा दिया, फिर कला प्रवृत्तियों पे लगा दिया, तो ऐसे बुलेट पॉइंट पे आप अंडरलाइन कर लें और अंडरलाइन करने के बाद से उन क्वेश्चंस को जो है पढ़ें। और याद रखिए कि जो ये आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो इसको आप बहुत तेजी से पढ़ें और कम से कम 2 बार पढ़ें। ठीक, और तब जाकर के इसके आंसर्स को दिए। तो इस पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ोगे सही तरीके से, तो इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो वो है दोस्तों इसके सही ऑप्शन जो कि कला प्रवृत्ति की होगी। ठीक, तो कला प्रवृत्ति को कैसे आप क्यों आपने किया, इसके अनुसार ये होगा कि कला प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में कला प्रवृत्तियों को निकालने की प्रवृत्ति प्रभावी हो रही है। अब बाल्यावस्था में कला शिक्षा का उचित स्थान नहीं मिला है। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर सेकंड होगा कला प्रवृत्ति पे। एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके 92 क्वेश्चन करने के पहले क्या है वो क्वेश्चन बातें, कि कभी भी जब आप ये गद्यांश वाला पार्ट करिए या पद्यांश वाला पार्ट करिए, तो इसमें जो है अपने मन से कोई चीज मत जोड़िए। यानी इसमें जो गद्यांश और पद्यांश के जो तर्क दिए गए हैं या जो चीजें दी गई हैं, तो उसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस को निकालें, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक, तो इसी क्रम में हम दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। दूसरे पार्ट्स में क्या है दोस्तों कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं तर्क प्रधान, भाव प्रधान, कला प्रधान और बोध प्रधान। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को आप पढ़े हैं, तो उसके अनुसार इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो है, 2 सेकंड का समय देता हूँ, क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है तर्क प्रधान। तर्क प्रधान, अब इसको आप कैसे देखोगे, तो यहाँ पे आप जो है पूरे कॉम्प्रिहेंशन को जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जैसे गणित, भूगोल वगैरह ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, यहीं से इसके आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसके आधार पे आप मतलब एक थारोली अगर इसको पढ़े रहोगे तो आसानी से आंसर दे सकते हो कि इसके अकॉर्डिंगली क्या इसका आंसर होगा, वो है तर्क प्रधान। ठीक, तर्क प्रधान का मतलब क्या है, ये वाला तर्क प्रधान वाला। तो तर्क प्रधान के लिए कैसे समझोगे,
ये गणित, भूगोल, इतिहास विषय जो है तर्क पे आधारित विषय हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो साहित्य का जो विषय है भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उन सभी की बुनियाद भी क्या होती है, तार्किक होती है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है 93rd, वो है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज, पहला ऑप्शन उन्नति कर रहा है, दूसरा है समाज में विभाजन हो रहा है, तीसरा है व्यक्ति सृजन की राह पे है, और चौथा है व्यक्ति विध्वंस की राह पे नहीं है। ठीक, 2 सेकंड का समय देते हैं, क्या इसका आंसर होगा, सोचें आप लोग। तो इस पूरे पैसेज के आधार पे अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करोगे तो इसका सही आंसर जो होगा समाज में विभाजन हो रहा है। लेकिन अगर जो आप अपना दिमाग लगाते तो कुछ और ही इसका आंसर करते, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो भी है आपको पैसेज के अनुसार ही इसके आंसर्स को देखना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपके सही आंसर को टिक करना है और अपने कंक्लूजन को इस्टेब्लिश करना है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली समाज में विभाजन हो रहा है, कैसे इसको आप समझोगे? तो उस पैसेज के अकॉर्डिंगली है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पे ध्वंस करने का लगातार प्रवृत्ति बनी हुई है। ठीक, तो ये इसके आंसर होंगे, समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक, इसके बाद से 94th पे चलते हैं दोस्तों। 94th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रास्ता अपना रही है। अब इस खाली जगह पे आप क्या आंसर करोगे? ऑप्शंस हैं पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। 2 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। तो इस पूरे पैसेज के अनुसार क्या इसका आंसर होगा, सोचें। इसका आंसर जो होगा दोस्तों पतन। अब क्या है कि प्रधानता और भाव के अभाव में क्या होगा कि पतन का रास्ता अपना रही है। अब इसको कैसे समझोगे? किशोरावस्था जो होती है वो तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। तो इसको कैसे समझेंगे आप? इसको याद रखिएगा कि इस पूरे पैसेज का जो क्रक्स है उसके अकॉर्डिंगली कि कला कोमल भावनाओं का परिष्कार करती है और तर्कशीलता जो होती है निष्ठुर हृदयहीनता को जन्म देती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि स्वार्थ जो है सिद्धि वो पूरी होती दिखती है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पतन होगा। ठीक, इसके बाद से हम 95th क्वेश्चन पे चलते हैं। 95th क्वेश्चन वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह से भिन्न है? यानी याद रखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये जो क्वेश्चन किस तरीके के रूपों में आप देखोगे तो याद रखिए दोस्तों, ये कहीं न कहीं यहाँ पे लास्ट में एक चीज दिया है तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग का कंसेप्ट है। अब याद रखिए कि इसमें सभी चारों को देखोगे तो तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक लगभग एक जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, और अभिव्यक्ति जो है उसमें बिल्कुल अलग आपको दिखेगा। यानी तार्किक को कैसे आप करोगे? तार्किक में आप कुछ इस तरीके से तर्क, ठीक है, प्लस इक, स्वभाव प्लस इक, साहित्य प्लस इक, यानी क्या होगे? ये जो है मूल शब्द जो होगा तर्क होगा और प्रत्यय जो होगा इसका इक होगा। ठीक है, तर्क प्लस इक। ठीक, तो इसके आधार पे आप तार्किक बना लोगे। लेकिन अभिव्यक्ति में आप देखोगे अभि प्लस व्यक्ति, यानी यही ऑप्शन जो है अलग हो रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा आपका अभिव्यक्ति होगा। ठीक, तो अब आप कैसे समझेंगे? तो ये वाला पार्ट आपने देख लिया। अगला वाला पार्ट हम देखते हैं 96 क्वेश्चन। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, क्या है वो? आज, दूसरा है भी, तीसरा है इस, चौथा है में। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए देते हैं 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, भी। ठीक, अब बात आती है कि इसमें एक शब्द लिखा है निपात। निपात क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। बार बार जोर देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज़ पे बार बार जोर दिया जाए। तो यहाँ पे अब बार बार जोर देने के लिए जो शब्द इसमें यूज किया है, आज की तालीम भी का मतलब क्या है? इस पूरे वाक्यांश को ये क्या कर रहा है कि एक तरीके से जोर दे रहा है। तो इसके आधार पे आप समझोगे कि ये निपात है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है और वाक्य में निपात
के कार्य किस तरीके से होते हैं, जैसे प्रश्न करना, अस्वीकृति व्यक्त करना या वाक्य के किसी शब्द पर बल देना। तो ये सभी जो चीज़ें आपको निपात में देखने को मिलेगी। जैसे प्रश्न करने की बात करें तो क्या तुम आ रहे हो, ठीक है। अगर कोई अस्वीकृति व्यक्त करने की बात करें तो मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा या मैं वो काम नहीं करूंगा, इस तरीके की चीज़ें को देख सकते हो। और तीसरी चीज़ वाक्य के किसी शब्द पर बल देना, तो इसमें आप देखोगे कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं जो है उस आदमी को जानता हूँ या इनसे मिला हूँ, ये सभी चीज़ें जो होंगी ये सब निपात के कैटेगरी में ही आती हैं, ठीक। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, वो है 97th वाला पार्ट। 97th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विकसित शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, याद रखिए विकसित शब्द में एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होता है किसी वाक्यांश से पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है बाद में, ठीक। तो अब याद रखिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सित, इत, तो, सत। क्या होगा, 2 सेकंड का समय देता हूं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इत। कैसे करोगे, यानी इसको आप सही तरीके से देखेंगे तो इसका जो मूल शब्द जो होगा विकसित, जैसे मैं लिखता हूं इस पर थोड़ा सा, विकसित, ठीक। तो क्या होगा कि इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये विक प्लस विकास प्लस इत यानी विकसित, तो ये क्या है, तद्धति प्रत्यय है, ठीक। और इसी के आधार पर अन्य जो शब्द होंगे वो क्या होगा, चकित, पल्लवित, भ्रमित, ये जो होंगे शब्द होंगे, ठीक। इसके बाद से आप देखोगे 98 क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का तरीका, ठीक है, कैसा है। तो आधुनिक शिक्षा का तरीका, अब इस वाक्यांश इस अनुच्छेद के अनुसार ये क्या जो होगा, इस कॉम्प्रिहेंशन के अनुसार क्या होगा, जो बातें दिखी हैं उसी में आपको अपने आंसर्स को निकालना है। इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं, सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। देता हूं इसके लिए 2 सेकंड का समय। इसका सही आंसर होगा दुखद है। कैसे आप देखोगे, तो जब आप इस अनुच्छेद को ढंग से पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो होता है दुखद होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में भावात्मक विकास पे जोर न दे करके तर्कशीलता के विकास पे जोर दिया जाता है, जिससे सभ्यता निरंतर क्या हो रही है कि चेंज हो रही है, यानी या डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरीके से समाज में क्या हो रहा है, फूट पड़ रहा है और मानव समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। ये क्या है, इस पैसेज के अनुसार है, ये हमारे विचार नहीं है। तो याद रखिएगा कभी भी जो इस तरीके के पैसेज आए तो उसी विचार के अनुसार आपको अपने आंसर को देना है, यानी जहाँ पे भी आपने अपना तर्क लगाया कॉम्प्रिहेंशन में, अपने तरफ से कुछ चीज़ जोड़ा, तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99 पे। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कला को, भाषा को, विज्ञान को और इतिहास को। इसके लिए देता हूँ 2 सेकंड का समय। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो उस पैसेज में क्या दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा में जो है भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है दोस्तों, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही जो है आप देखोगे भाषा का, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका आंसर है ये हमने इसको सही गलत टिक कर दिया। इसका सही आंसर जो होगा विज्ञान होगा, ठीक है, ठीक। अब विज्ञान को आप कैसे समझोगे, आधुनिक शिक्षा में विज्ञान विषय को अधिक महत्व दिया जाता है, कला एवं भाव पक्ष को आधुनिक शिक्षा में सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है पद्यांश वाला पार्ट। पद्यांश वाले पार्ट को हम देखते हैं, ठीक। अब या इसी को काव्यांश भी बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त, युग युग गरोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक पद्यांश का पार्ट है। अब इसी पद के आधार पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसको भी, इस पद को आप 2-2 बार पढ़ें। इस पद को पढ़ेंगे तो आपको जो आंसर, जैसे यहाँ पे आप जो देखोगे कि पौरुष के पुंजज्वाल, ठीक है, और हिम किरीट की जहाँ बात की गई है, ये वाला पार्ट, ठीक। दूसरा जो है, आप आगे देखोगे यतिवर पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसको 2-3 बार जब पढ़ोगे तो आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। यानी हिम किरीट का आशय क्या है, हिम किरीट का आशय, हिम किरीट पहली बात दिया कहाँ है, हिम किरीट यहाँ पे है, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा उसके लिए ऑप्शन है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्ण मुकुट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देता हूँ 2 सेकंड का समय। यानी हिम किरीट लिखा, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। अब यानी जैसे आपको आसानी से मिल जाएगा बर्फ किस में दिया हुआ है, तो बर्फ का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप इसको देख सकते हो। यानी हिम किरीट का आशय ही होता है बर्फ का मुकुट है, और हिम का आशय बर्फ का किरीट से होता है, जिसमें मुकुट की संकल्पना की जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 102। वो कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी 101। नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, ठीक। समास और विग्रह कैसे होंगे, तो नगरह का जो है, इसके ऑप्शंस हैं रत्नों, नग का प्रति तत्पुरुष समास, नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधारय समास, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, नगों का पति जो ऐसा हो बहुब्रीहि। तो इसके लिए 2 सेकंड का समय देता हूँ, क्या इसके आंसर्स होंगे, सोचें आप। इसका सही आंसर जो होगा नगों का पति तत्पुरुष। याद रखिएगा दोस्तों, तत्पुरुष जो समास है उसके तहत आपने देखा होगा कि जैसे आपने कर्ता ने कर्म को करण से या पदान के लिए, इस तरीके के जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, उसी के तहत यहाँ लिखा नगों का पति। नगों का पति मतलब का की के इसमें दिया है, यानी ये क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। यानी एक तरीके से इसमें आप देखोगे कि जो है, अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद जो होता है गौड़ होता है, और यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ठीक। इसके ऑप्शन हैं युग युग अजेय निर्बध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पूंजीभूति ज्वाल, और साकार की दिव्य गौरव विराट, ठीक। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस मैंने बता दिए, इसके आंसर क्या होंगे, 2 सेकंड का समय देता हूं। इसके आंसर्स होंगे दोस्तों पौरुष के पूंजी ज्वाल, ठीक। इस पाठ्यांश को ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। यानी इसका मतलब क्या गया है कि पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल जो दिया गया, इसका सही मतलब ये होगा कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ठीक है। तो इसके यानी हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर क्या है, ये पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल से इसका सही तार्किक अर्थ निकलता है, ठीक। इसके बाद से 103 वाला क्वेश्चन देखें, जिसे जीता ना जा सके। यानी ये एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसमें क्या है जो जीता ना जा सके, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए अजेय, अखंड, अमर, दिव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा अजेय, ठीक। अगर यही अखंड रहता तो इसका क्या होता, वाक्यांश जो होता वो होता कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, ठीक। अगर यही अमर होता तो इसका क्या होता, जो ना मरे। और यही दिव्य होता तो क्या होता, अलौकिक, अति सुंदर या भव्य तरीके का वाक्यांश दिया रहता। तो इसको आप देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। निस्सीम संधि क्या होता है, 2 वर्णों के मिल से जो बनता है वो संधि होता है, ठीक। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निह, यानी कुछ इस तरीके से आएगा, निह प्लस सीम, ठीक। तो निह प्लस सीम, तो उसके आधार पे आप देखोगे कि विसर्ग के बाद, विसर्ग किसे कहते हैं, जो 2 बिंदी आपको इस तरीके से दिख जाए, मतलब ये जो मैंने लगाया नी के बाद से, तो उसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन विसर्ग होगा, ठीक। अब यहाँ पे 105वां क्वेश्चन देखते हैं,
क्या है, हिमालय को यतिवर कहकर इसको संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है और समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 सेकंड का समय देता हूं। इसका आंसर होगा समाधि में लीन है। यानी इसको भी आप अपने बार बार उस चीज को पढ़ के या एक ही बार इन क्वेश्चंस को देख करके पढ़ के आप उसमें टिक कर लो कि जो मैंने टिक भी कर दिया है, तो उसके आधार पर इसके अर्थ को निकालोगे तो देखोगे कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है। तो इस काव्यांश की जो पंक्ति है वो कौन सी पंक्ति है, इसमें आप उस पर देख सकते हो, जिसे लिखा है आप देखो उसको ऊपर वाले पंक्ति में कि कैसी अखंड या चिर समाधि, ये वाला यतिवर कैसा या अमर ध्यान। तो इसी के आधार पे आप जब कंक्लूजन निकालोगे तो इसका सही आंसर तो होगा समाधि में लीनता को बताया गया है। ठीक, इसके बाद से अब जो 106 क्वेश्चन से और 120 क्वेश्चन तक दिया गया है, ये जो है आपके सही रूप से पेडागॉगी वाला जो पार्ट है यानी अध्यापन कला वाला पार्ट है, इसको आप समझ करके आपको अपने आंसर को देना है। यानी जिस लेवल का पेपर है, अगर 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है तो आपको उसके अनुसार सोचना होगा, अगर 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं तो उसके अनुसार सोचना होगा। तो चूंकि ये पेपर 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है तो हमको उसी के अनुसार सोचना होगा और उसका क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिखा होगा। अब सोचिए, ये आप नॉर्मल अपने दिमाग को यूज करके भी मतलब ना भी पढ़े हों तो भी अपने आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन जहाँ पे स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप 20 से 25 क्वेश्चन अपने सामान्य भौतिक क्षमता का यूज करके कर सकते हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका 106 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? यानी बच्चों की जो भाषा है प्राथमिक स्तर पे कैसे आप करोगे? तो इसके ऑप्शंस हैं, उनकी पठन क्षमता का आकलन करके, दूसरा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करके, तीसरा है उसके लेखन क्षमता का आकलन करके और चौथा है उसके बोलने की कुशलता का आकलन करके। आप दोस्तों इसको सोचें आप 2 सेकंड। इसका सही आंसर तो होगा दोस्तों उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करके। कैसे होगा? याद रखिए दोस्तों, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन प्राथमिक स्तर पे अधिकाधिक क्या करता है कि अभिव्यक्ति का अवसर देता है, जिसके माध्यम से भाषाई कौशल का विकास होता है और इससे बच्चे के और विकसित कौशलों का पता भी चलता है। तो इसलिए उसके याद रखिए कि भाषा का आकलन करने में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको किया जाता है। ठीक, 107वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन की सबसे कम प्रभावी तरीका है? याद रखिए दोस्तों, सबसे कम सबसे अधिक, इसको गोला कर लीजिए क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम नॉर्मली हमारे ध्यान में नहीं पढ़ पाते हैं और उसके वजह से हमारा आंसर जो होता है सही नहीं टिक हो पाता है। ठीक, और इससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसको कम, अधिक, नहीं है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शंस हैं कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख। ठीक, तो इसके सही आंसर क्या होंगे दोस्तों? 2 सेकंड का समय देता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों श्रुतलेख। श्रुतलेख का क्या मतलब होता है? ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। क्यों? क्योंकि श्रुतलेख में जो होता है उच्चारित ध्वनि जो होती है ज्यों के त्यों उसको बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है श्रुतलेख ज्यों का त्यों लिपिबद्ध तरीके से। इसमें भाषा कौशलों के विकास में बहुत कम योगदान देखने को मिलता है। याद रखिए कि भाषाई कौशल के विकास में सृजनात्मक चिंतन और उसकी अभिव्यक्ति जो होती है शामिल होती है, जो कि श्रुतलेख में नहीं दिखती है। और आप देख सकते हो कि कहानी जो होता है, जैसे कि आप बाकी के ये ऑप्शन देख सकते हो कि कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन। ठीक, इन सब में आप देखते हो कि अभिव्यक्तात्मक कौशल के साथ साथ चिंतन क्षमता का भी विकास होता है, यानी अभिव्यक्ति भी होती है और चिंतन भी होता है। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अभिव्यक्ति और चिंतन। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 108वां क्वेश्चन, वो है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आकलन की प्रक्रिया का मतलब असेसमेंट।
ठीक, तो इस तरीके से आपको कैसे इसको समझोगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो आप पार्ट आप हिंदी पेडागोगी के लिए कर रहे हो, ये वाला पार्ट, वही चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी होंगी। तो अगर एक बार आप हिंदी में चीज़ों को समझ जाते हो या इंग्लिश में समझ जाते हो तो दोनों के लिए बड़ा आसान हो जाता है करना, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कैसे कैसे आने हैं और आपके सिलेबस के अनुसार होते हैं। ठीक, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो 2 सेकंड का समय देता हूँ, कौन सा होगा इसका सही आंसर दोस्तों होगा पूर्णतः सही है। तो पूर्णतः सही है, इसके लिए क्या है, याद रखिए आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचारता पूर्णतः सही है और बालक द्वारा जो भी कुछ सीखा जाता है तो उससे वो जो होता है शिक्षण प्रक्रिया और बालक की क्षमता का कंबाइंड रूप से परिणाम होता है, यानी सम्मिलित परिणाम होता है। तो ये चीज़ें आप सही से देख लीजिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो यानी अगर आप पूरे 8 से 10 साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से किए हो तो आधा सोचो आपका काम यही हो गया, यानी आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी उसके बावजूद भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 109वां क्वेश्चन। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। अब रीमा ने आपके ब्रैकेट में लिखा है किसके आधार पर यह जानकारी दी। ठीक, तो इसके सही आंसर्स के लिए ऑप्शंस दिए हैं। पहला है अवलोकन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांच सूची और चौथा है लिखित परीक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके लिए 2 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। इसके लिए 2 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। सही आंसर जो होगा इसका पोर्टफोलियो होगा। याद रखिए दोस्तों, रीमा ने यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन, ठीक, और क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ये क्या बताता है, ये किसके आधार पर दिया, तो वो जो दिया वो पोर्टफोलियो के आधार पर दिया दोस्तों, पोर्टफोलियो के आधार पर। पोर्टफोलियो क्या बताता है, पोर्टफोलियो जो होता है बच्चे के जो चातुर्दिक और क्रमिक विकास का ब्यौरा होता है, यानी उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो है उसका असेसमेंट किस तरीके से हो सके इसका एक ब्यौरा देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो है 110वां क्वेश्चन। पहली कक्षा में ब्रैकेट में लिखना के अंतर्गत क्या आता है, लिखने के अंतर्गत क्या आता है। याद रखिएगा कभी भी जो है भाषा सीखने के दौरान ये 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला LSRW, ठीक, यानी कोई बच्चा जो होगा पहले वो लिसन करेगा, मतलब सुनेगा, ठीक, ओके, फिर उसके बाद स्पीक करेगा, एस मतलब स्पीकिंग, फिर क्या करेगा, रीड करेगा, और फिर क्या होगा लास्ट में राइट करेगा। यानी इस पूरी अवस्था का जो लास्ट वाला पार्ट है वो लिखने वाला, राइटिंग का पार्ट है, और सबसे पहली अवस्था का पार्ट है वो लिसनिंग का है। तो पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत क्या होगा, तो याद रखिए दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। इसके चारों के ऑप्शंस को देखने के बाद मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर दोस्तों होगा चित्र बनाना। आप कैसे, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा जो होता है पहली कक्षा को चित्र देख करके बहुत आसानी से समझता है और अपनी जो है क्या बोलते हैं कि एक तरीके से भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। याद रखिए लेखन भावों को लिपिबद्ध करके अभिव्यक्ति करने की एक प्रक्रिया है जिसमें चिन्ह भाव प्रकाशन के मूल माध्यम होते हैं। तो याद रखिए कक्षा 1 के जो बच्चे होंगे उनकी उंगलियां और हाथ जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं। ठीक, तो चित्र बना करके बालक क्या करता है कि इस अपने उस क्षमता के संचालन पर नियंत्रण करता है। तो इसके माध्यम से बच्चे के अंदर क्या होती है, दृढ़ता आ जाती है और वह समुचित चिन्ह बनाने पर सक्षम बनता चला जाता है और आगे जाकर के हर बातों को चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, याद रखिए सबसे कम, अधिक नहीं, हाँ, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से उसको गोला, जैसे मैंने भी देखिए गोला किया हुआ है। इसके सही ऑप्शंस क्या हैं, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, तीसरा अक्षरों की पहचान और चौथा है पढ़ने का उद्देश्य। तो इसके लिए 2 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों अक्षरों की पहचान। कैसे होगा, प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा
कि पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान है, क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो होता है अवबोध करता है, ठीक, लिखा हुआ जो भी कोई उद्देश्य जो होता है उसको समझता है और उसके संदर्भ के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों में अर्थ समझता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं उसके तहत सबसे जो कम आपको जो चीज़ें होंगी अक्षरों की पहचान, और बाकी 3 जो होंगी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। ठीक, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता। कहीं पे भी भाषा अर्जन की अगर बात है या भाषा सीखने की बात है तो याद रखिएगा उसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया वो चॉम्स्की ने किया है। ठीक, तो चॉम्स्की ने किया है, इसको कैसे आप समझोगे? ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर, ये दिया। ऐसा नहीं जो बाकी जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भाषा से रिलेटेड दिया है, लेकिन भाषा सबसे अधिक काम जो चॉम्स्की ने किया है। कैसे? याद रखिएगा चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात क्षमता पाई जाती है और इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना संभव नहीं प्रतीत होता है। जबकि अगर यही बात हम जो है इसके पियाजे के अनुसार देखेंगे, अगर हम पियाजे की बात करें जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो उसके अनुसार भाषा अधिगम जो होती है एक संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। जबकि स्किनर इसी बात को क्या कहेंगे कि बच्चा जो कुछ भी अनुकरण के द्वारा सीखेगा तो वो क्या होती है कि वो भाषा सीखने का अंग होता है। ठीक, तो सबका अपना अलग अलग, लेकिन भाषा अर्जन क्षमता जहाँ पे आ जाएगी वहाँ की बात क्या होगी, वो चॉम्स्की से रिलेटेड होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 113 क्वेश्चन है, 113वां, प्राथमिक स्तर पर सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उसमें क्या ऑप्शन दिए, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। ठीक, इसके चारों ऑप्शन दिए हैं, 2 सेकंड का समय देता हूँ, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर दो होगा दोस्तों बाल साहित्य। क्यों बाल साहित्य की बात करते हैं? बाल साहित्य में याद रखिएगा दोस्तों कि बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुरूप किया जाता है और बच्चा उसमें क्या होता है फोटो के माध्यम से भी देखता है और उसको सीखता है। ठीक, और ये बच्चों की रुचि के अनुसार बनाया जाता है जिसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा ज्ञानार्जन होता है, तो इसके माध्यम से ज़्यादा कुछ सीखेगा। जैसे बाल साहित्य हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ता है। ठीक, तो इसके आधार पर आप देख सकते हो। 114वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? पहला ऑप्शन से स्वाभाविक, दूसरा निंदनीय, तीसरा विचारणीय, चौथा अनुचित। ठीक, तो इसके लिए 2 सेकंड का समय देता हूं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वाभाविक। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने पर बच्चे मातृभाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख चुके होते हैं, यानी सब कुछ अपने मदर टंग में, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो, और इसी के आधार पर द्वितीय भाषा के अवधारणा का विकास होता है। द्वितीय भाषा का मतलब क्या होता है कि बच्चे कोई और जो भाषा होती है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर स्वाभाविक होगा, मतलब स्वतः ये जो उनके नेचर में शामिल होता है वही। नेक्स्ट जो है बहुभाषिकता हमारी पहचान की अंग है। ठीक, और इसमें क्या दो आपके ब्लैंक स्पेस हैं, इसमें आपको भरना है। ठीक, तो इसके क्या है ऑप्शन, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य और संस्कृत और चुनौतियों। तो इसके लिए 2 सेकंड का समय देता हूँ, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभ्यता संस्कृति। ठीक है, पहली चीज तो समझिए दोस्तों बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता का मतलब आप जानते हो कि भारत देश जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार की भाषाओं के लोग रहते हैं। लगभग 22 प्रकार की शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, इंडिया में अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो कुछ और भाषा है, साउथ इंडिया में कुछ और भाषा है, ट्राइब लोगों को कुछ और भाषा है। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो कुछ और भाषा, यानी जगह जगह के हिसाब से भाषाओं में काफ़ी क्या है अंतर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हमारी अपनी अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का जो होता है पहचान होता है। तो इसके आधार पर इसका आंसर जो होगा सभ्यता और संस्कृति। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषा, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? तो इसका ऑप्शन से सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। आप खुद सोच के देखो दोस्तों, ये जो भी चीजें हैं कार्टून, भाषण, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से बच्चे की भाषा क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? सहायक होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 117वां क्वेश्चन देखते हैं। 117वां क्वेश्चन, 5वीं कक्षा में सुहानी पांचों
किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पहली चीज कि आप इसमें देखिए कि लास्ट में क्या है, कुछ आपको पांचों, किन्हें, आंखें इस तरीके की जो दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ स्पेशल जो है वर्डों का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ देते हैं। या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचें। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप 2-3 बार जरूर देखिएगा और याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके सीटेट के पेपर में। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, सोचें। इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अब इसका क्या मतलब है? अति सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है कि बार बार उन चीज़ों को प्रयोग करती है और लगातार अपने हर जो उस तरीके के वर्ड है उसमें लिख रही है बिना किसी गलती के। तो ये चीज़ें आप इसको देख सकते हो। ठीक, इसके बाद से 18वां जो है क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ठीक, तो इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसके लिए मैं देता हूँ 2 सेकंड का समय दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों डी वाला, बच्चों के पठन क्षमता को पहचानना। याद रखिए, विद्यालय में जो भी भाषा शिक्षण होगा उसमें क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे तो उससे बच्चे की पठन क्षमता, यानी सबसे पहले क्या होगा कि उस चीज़ को पढ़ेगा। ठीक, तो याद रखिए कि भाषाई क्षमता में पठन के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे में ये देखा जाता है कि वो कितना स्तर तक सीख चुका है या क्या उसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका आंसर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। इसके ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रक्रिया में रटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बाकी बच जाता 3, पढ़ने, लिखने और समझने। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा समझने का। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो समझने का तो ये आपको इसको आप देख सकते हो। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। वो है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसको ब्रैकेट में सीखना और उसकी फिर खाली जगह है सीखना। ऑप्शन से अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली और विषय। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसके क्या आंसर्स होंगे? 2 सेकंड का समय देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों अवधारणाओं और शब्दावली। ठीक, को सीखना। तो इसके लिए अब आप इसमें फिट करके देखो, तो इसको बार बार जब आप करोगे तो आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ओवरऑल ये आज का डिस्कशन ये हिंदी वाला पार्ट का खत्म हुआ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर जो आपको किसी भी पार्ट्स में इसको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस को लिखा करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे बताएं आपको तुरंत समझ में आ जाए। आने वाले समय में आगे भी आप इसको 1-2 बार देखो और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देखें या जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स कर लें कहीं पे, तो उससे भी आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।